सबसे पहले आज जिन नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, उसने कैसे बुआ और बबुआ की बल्ले बल्ले करा दी है और बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। 2019 से पहले लोकसभा की इन 2 सीटों पर हुए उपचुनाव ने विपक्ष को जश्न का मौका दे दिया है। गोरखपुर और फूलपुर में एसपी की जीत बीजेपी के लिए झटका है। विपक्ष की एकता के लिए जीत संजीवनी से कम नहीं है। तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जमकर झूम रहे हैं और नेताओं में भी एक नया जोश भर गया है। इतनी ताकत थी कि आज भारतीय जनता पार्टी को उसी की जमीन पे शिकस्त उन्होंने सांप और छछूंदर कहने का काम किया और इस सांप और छछूंदर ने अपनी ताकत का एहसास करा। और हम लोग सत्ता पूरा हो गई, हौसला बुलंद आ गई। होली के बाद भी जश्न के रंग बिखरे हैं। दिवाली से पहले जीत के पटाखे फूट रहे हैं। गोरखपुर से लेकर फूलपुर तक जश्न ही जश्न है। सवाल नाक का था, सवाल साख का था। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव में सिर्फ योगी और मोदी की साख नहीं जुड़ी थी, ये बुआ बबुआ की जोड़ी की भी अग्नि परीक्षा थी। उपचुनाव के नतीजों के बाद साइकिल दौड़ रही है, हाथी झूम रहा है और बुआ बबुआ के गठबंधन की जीत पर कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। क्या फूलपुर, क्या गोरखपुर, क्या लखनऊ और क्या आगरा, हर जगह जश्न का माहौल है। एसपी बीएसपी के झंडे एक साथ लहरा रहे हैं, जीत की खुशियां साझा की जा रही हैं। योगी के घर में सेंधमारी पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के हौसले बुलंद हैं, तो बीजेपी समीक्षा का पहाड़ा पड़ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने सरकार में अविश्वास व्यक्त कर दिया है स्पष्ट तौर पर, और इस जीत में जिस तरीके से बसपा के कार्यकर्ताओं ने सहयोग दिया, मदद की, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और दोनों क्षेत्रों की जनता और मतदाताओं को। मैं समझता हूं कि ये जो पहल थी बहन मायावती जी और अखिलेश यादव जी की, उससे ये एक भारी विजय है। सब लोग बैठेंगे और इसकी समीक्षा करेंगे कि इसका कारण क्या था और भविष्य में अगर सपा बसपा कांग्रेस तीनों साथ आकर के लड़ेंगे तब इनको कैसे परास्त करना है और 2019 में कैसे विजय प्राप्त करना है, इसकी रणनीति बनाएंगे। एसपी बीएसपी की साझा जीत ने जातीय तौर पर जटिल उत्तर प्रदेश की सियासत में पुराने फॉर्मूले को हवा दे दी है। कांशीराम और मुलायम की दोस्ती के दौर के बाद अब अखिलेश मायावती के साथ ने बीजेपी का संकट बढ़ा दिया है। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव और इलाहाबाद से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। ये जीत बड़ी है और ये जीत एक संजीवनी की तरह से काम कर सकती है और नए गठबंधन और नई दोस्तियां भी इससे उभरकर सामने आ सकती हैं। यहाँ तक ही बात नहीं थमती है, बात यूपी के बाद बिहार के उपचुनावों की भी कर लेते हैं। यहाँ भी बीजेपी गठबंधन को झटका लगा है। जहानाबाद विधानसभा सीट पर आरजेडी ने बड़ी जीत दर्ज की है और अररिया लोकसभा सीट पर भी पार्टी की जीत हुई है। बिहार के सियासी पिच पर लालू और नीतीश के बीच सीधी लड़ाई में आरजेडी के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। बीजेपी के लिए अररिया सीट नाक का सवाल थी, लेकिन आरजेडी ने इस सीट पर कब्जा कर बीजेपी और जेडीयू को बड़ा झटका दे दिया है। जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं वो खुद इतने घोटाले में फंसे हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई और जांच नहीं हो रही। अब हमें आशंका है कि इस जीत के बाद यूपी और बिहार में जो मोदी जी और अमित शाह, ये लोग सारे जो सीबीआई ईडी एजेंसी और तेज हो जाएंगे कार्रवाई करने में। और इस सबके बीच आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या लोकसभा के उपचुनाव के नतीजे 2019 की एक झांकी दिखा गए हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि अब विपक्ष एकजुट होगा और नए गठबंधन होंगे, नए समीकरण होंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि 2019 जीतने का ख्वाब देख रही बीजेपी के लिए इन चुनावों में आखिर संदेश क्या छिपा है, इन नतीजों का विश्लेषण करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में आरजेडी की जयकार, फूलपुर में समाजवादियों की बहार, गोरखपुर में हार से बीजेपी में हाहाकार। योगी के गढ़ में समाजवादी पार्टी की सेंध बीजेपी के लिए कोई छोटा मोटा झटका नहीं। 27 साल में पहली बार बीजेपी ये सीट हारी है। हालांकि 1989 में भी यहाँ जीत महंत अवैधनाथ की हुई थी, लेकिन 1991 से गोरखपुर सीट पर बीजेपी अपने निशान के साथ जीतती आई थी। जो ये बेमेल गठबंधन इन लोगों के द्वारा किया गया, उसको समझने में कहीं न कहीं कमी रही और वह अति आत्मविश्वास उसका एक कारण है। जब एक मुख्यमंत्री
दूसरा उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों की जनता में इतनी नाराजगी अगर है तो सोचिए आने वाले समय में अगर देश का चुनाव होगा तो कैसा होगा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि बीएसपी एसपी मिलकर यहां 11 बन गए, लेकिन ये चुनौती तब और बड़ी हो जाती है जब इस गठबंधन में कांग्रेस भी साझीदार बन जाए। 2014 में लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को 42.6% वोट मिला, जबकि एसपी को 22.3 और बीएसपी को 19.8 और कांग्रेस को 7.5% वोट मिले। और अगर इन तीनों का वोट जोड़ दिया जाए तो ये 49.6% हो जाता है। जाहिर है यूपी में इन तीनों का साथ बीजेपी के लिए 2019 में चुनौती बढ़ा सकता है और रात्रि भोज के जरिए सोनिया गांधी ने पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियों को एकजुट करना शुरू भी कर दिया है। सोनिया गांधी जी का भोज हम समझते हैं कि विपक्षी एकता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा। उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी के लिए बड़े सबक छिपे हैं। एक और सोनिया गांधी जहां यूपीए का कुनबा बढ़ाने में जुटी हैं, वहीं बीजेपी से उसके कई साथी दूर हो रहे हैं। बीजेपी की मुश्किल ये है कि शिवसेना का बीजेपी से मोह भंग होता दिख रहा है। शिवसेना अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। जीतन राम मांझी एनडीए का दामन छोड़ चुके हैं, तो वहीं चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी भी मोदी सरकार से अलग हो गई है। और अब यूपी से लगे झटके ने बीजेपी के पुराने साथियों को भी सवाल उठाने का मौका दे दिया है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी का और बीएसपी का गठबंधन ने काम किया है। मैं ये मानता हूँ कि यूपी की जनता हमसे टूट चुकी है। प्रभु श्री राम के सबसे बड़े निंदा करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता को अपने रेड कारपेट जिस दिन डाला है, उस दिन प्रभु श्री राम भी आपके खिलाफ हो गया है। साल 2014 में कामयाबी का इतिहास रचने के बाद बीजेपी को कई झटके लगे हैं। पार्टी 2015 में रतलाम लोकसभा सीट पर हुआ उपचुनाव हार गई, तो वहीं विनोद खन्ना के निधन से खाली हुई गुरदासपुर सीट के अलावा अजमेर, अलवर और अब गोरखपुर फूलपुर की सीट पर भी उसे झटका लगा है। जाहिर है 2019 से पहले की तस्वीर बीजेपी के लिए एक सबक है और पार्टी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस बार उसे सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना पड़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, तो बीजेपी के क्या कुछ संदेश छिपा हुआ है। 27 साल बाद अगर बीजेपी की हार होती है, वो भी मुख्यमंत्री के गढ़ में, तो इसको किस तरह से बीजेपी देखेगी। लेकिन फिलहाल क्या कुछ पक रहा है बुआ भतीजे के बीच में, जानने के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी विनोद का, जो इस वक्त इस अहम मुलाकात पर नजर बनाए रखे हुए हैं। क्या कुछ मायने निकाले जाएं, सिर्फ शुक्रिया अदा होगा या फिर बात आगे तक जाएगी विनोद? देखिए, अखिलेश यादव ने साफ कहा कि अभी तो वो धन्यवाद देने के लिए आए हैं। कुछ देर पहले जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वो धन्यवाद देंगे और मुलाकात भी कर सकते हैं। तस्वीरें हम चाहेंगे आपको दिखाना। इस वक्त हम लोग मायावती के रेजिडेंस के बाहर खड़े हैं और तमाम जो फ्लीट्स दिख रही है आपको तस्वीरों में, ये अखिलेश यादव की फ्लीट है। कुछ ही देर पहले अखिलेश यादव पहुँचे हैं। लेकिन बड़ी बात है, ये सिर्फ फूलपुर और गोरखपुर की जीत का मतलब है इसका, या फिर जो तस्वीर 2019 में बनने वाली है विपक्ष को लेकर, उसकी तस्वीर है। क्योंकि अखिलेश यादव ने बहुत कुछ साफ कर दिया आज कि वो जिस तरह का गठबंधन था, ये भी जीत उस गठबंधन की थी, वो खुद इस बात को मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी तस्वीर यहाँ पे भविष्य में दिखाई देने की उम्मीद हो रही है और शायद इसीलिए अखिलेश यादव यहाँ पहुँचे हैं मुलाकात करने के लिए। जाहिर सी बात है, धन्यवाद देंगे तो बात आगे भी होगी, क्योंकि 2019 बेहद करीब आने वाला है और विपक्ष को लगता है अब कम से कम इस जीत के बाद तो विपक्ष को ये लगने लगा है कि उनके पास इन बंद दरवाजों के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। चिंतन मंथन, शुक्रिया अदा और आगे की रणनीति भी। जैसे जैसे खुलासा होगा, बंद दरवाजों से खबर बाहर तक आएगी, आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आगे रुख करते हैं गुजरात विधानसभा से आ रही तस्वीर का, जहां लोकतंत्र की तमाम मर्यादाएं तार तार होती हुई नजर आई। सदन अचानक अखाड़े में तब्दील हो गई। कांग्रेस और बीजेपी विधायक आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि सदन में किस तरह से माइक से हमला बोला गया और फिर बेल्ट भी चली। आरोप है कि कांग्रेस विधायक प्रताप दुधत ने बीजेपी विधायक जगदीश पांचाल पर माइक से हमला बोल दिया। सीसीटीवी तस्वीरों में मारपीट कैद हुई। बताया जा रहा है कि सवाल पूछने को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो बाद में मारपीट तक जा पहुंची। कांग्रेस विधायक प्रताप दुधाता को इसके बाद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो वहीं कांग्रेस के एक और विधायक विक्रम माडम को 1 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। लेकिन विक्रम माडम का कहना है कि उन्हें बिना गलती के सजा सुना दी गई है। शर्मसार हमें होना चाहिए, क्योंकि हम इन्हें चुनकर भेजते हैं अपनी नुमाइंदगी करने के लिए। सबने देखा है कि प्रताप दुधात दौड़ के आए, उनके टेबल से दौड़ के आए, उनकी चेयर छोड़कर आए और दूसरे कांग्रेस के एमएलए
का माइक तोड़ के उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में से आके हमारे बीजेपी के एमएलए जगदीश भाई पंचाल पर उस स्टील का माइक का वार किया है, ये सबने देखा है। जो हाउस के अंदर हुआ मेरे को मालूम नहीं, मेरे को तो सीधा मैं तो अपने उपनेता शैलेश भाई परमार से कुछ मार्गदर्शन मांगने के लिए गया था, तो मेरे को सीधा सस्पेंड कर दिया, जबकि मैं वेल में आया ही नहीं था। तो मेरे को कमांडो उठा के बाहर ले गया, फिर अंदर क्या हुआ मैं नहीं जानता। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो सवाल खड़े करेगी 21वीं सदी में हमारी सोच को लेकर, विज्ञान की तरक्की को लेकर, जहां डॉक्टर और तांत्रिक रहने तो एक दूसरे से कोसों दूर चाहिए लेकिन एक साथ मिलते हुए नजर आए और तब्दील हो गया एक रूम अस्पताल का डेथ चैम्बर में। आप खुद देखिए कैसे पुणे के एक अस्पताल में डॉक्टर ने मरीज का इलाज खुद करने की जगह एक तांत्रिक को उसका इलाज करवाने के लिए बुलाया। देखिए, बिस्तर पर मरीज लेटी है, बगल में डॉक्टर भी खड़े हैं, लेकिन इलाज कर रहा है एक तांत्रिक। ये चौंकाने वाला मामला महाराष्ट्र के पुणे से सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक निजी अस्पताल में ट्यूमर से पीड़ित महिला इलाज के लिए लाई गई तो डॉक्टर ने आईसीयू में तंत्र मंत्र का सहारा लेना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर की इस करतूत से महिला की जान चली गई। हालांकि डॉक्टर को खुद पर लग रहे आरोपों से इनकार है, लेकिन परिवार वाले इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। तो ये मदद मांगने के लिए मेरे पास आए, इन्होंने मुझे क्लिप दिखाई और ये क्लिप देखने के बाद मैं हैरान हो गया कि एक डॉक्टर जो गायनेकोलॉजिस्ट है एंड वेल नोन डॉक्टर पुणे शहर का, ये पेशेंट का इलाज एक मांत्रिक को लेके जाके करता है। ये मुझे बहुत धक्का पहुंचा और तुरंत मैंने बोला कि अपन इनको प्रेस के पास जाएंगे और अपन न्याय मांगेंगे। परिवार वालों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है, लेकिन आरोपी डॉक्टर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए आपको दिखाते हैं कि गाजियाबाद के ब्रह्मपुरी में कुछ लड़कों ने बीच सड़क पर मारपीट की तस्वीरें कैद हुई कैमरे में। आप दो लड़कों को सड़क किनारे बैठे हुए देख सकते हैं। सामने से दो और लड़के आते हैं। ये दोनों सड़क किनारे बैठे लड़कों के पास पहुंचते हैं, उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। एक शख्स लात चलाता है, थप्पड़ मारता है और उनके पीछे दो और लड़के आकर वहीं खड़े हो जाते हैं। दोनों आरोपी लड़के मन भर तक पीटते रहते हैं, मन भरने तक, और फिर चलते बनते हैं। फिर वो इस गली में घुसते हैं, वहां साइकिल लिए खड़े एक और लड़के की पिटाई करने लगते हैं। बताया जा रहा है कि एक लड़के ने अपनी साइकिल पर खास जाति का नाम लिखा तो विवाद बढ़ गया और नौबत मारपीट तक जा पहुंची। जरा सोचिए, ये हिंदुस्तान का यंगिस्तान है जो आज भी जातियों का बंधन तोड़ने को तैयार नहीं है और इतना उग्र हो जाता है जाति के नाम पर। और अपराध जगत में क्या कुछ चल रहा है, आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में क्राइम व्यू। दिल्ली में फर्जी मेड एजेंसी चलाकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का खुलासा। कीर्तिनगर में रहने वाले शख्स की शिकायत पर 4 महिलाओं समेत 11 लोग गिरफ्तार। प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए लोगों को लगा रहे थे चूना। मुंबई में हाईवे पर लूटपाट करने वाले बंटी बबली गैंग पकड़ा गया। गैंग के लुटेरे सुनसान इलाके में लड़की के बहाने लिफ्ट मांगते थे, फिर पिस्टल की नोक पर करते थे लूटपाट। गुजरात के जूनागढ़ में दुकान में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट। दबंगों ने दुकानदार को पीटा और कपड़े भी उठाकर ले गए। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बिहार के जमुई में पटना कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन में लूटपाट और पथराव की वारदात। आधा दर्जन लुटेरों ने मुसाफिरों से लूटपाट की। लोगों के विरोध करने पर लुटेरों के साथियों ने बोगी पर पथराव किया। यूपी के आगरा में 12 साल के बच्चे की गला काटकर हत्या। पड़ोस के ही 2 लोगों पर दुष्कर्म के बाद हत्या करने का आरोप। मैनपुरी में कार चालक की गला रेतकर हत्या। मृतक रवीश इटावा से घर जाने के लिए निकला था, लेकिन सुनसान इलाके में उसका शव मिला। सड़क पर आमतौर पर चलने वाले जानवर कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसकी बानगी देखने को मिली गुजरात के भरूच में। यहाँ रास्ते में चल रही एक महिला को एक बुल ने पीछे उछाल दिया। पीछे से धीरे से आ रही सांड ने महिला को अपने सींगों से हवा में उछाल दिया। महिला को काफ़ी चोट लगी। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इसने हमला बोला इस महिला पर कि वो उछलकर दूर जा गिरी। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जवाब में भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट का पहला चरण भी पूरा हो चुका है, लेकिन अब ईरान ने चाबहार प्रोजेक्ट पर भारत को झटका दिया है। ईरान ने चीन और पाकिस्तान को इस परियोजना से जुड़ने की पेशकश की है और हिंदुस्तान के लिए यकीनन यह अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान के दौरे पर गए ईरान के विदेश मंत्री जावेद जारिफ ने पाकिस्तानी पीएम से मुलाकात के दौरान ऐसी पेशकश की। उन्होंने पाकिस्तान से ग्वादर बंदरगाह को चाबहार परियोजना के साथ लिंक करने का न्योता दिया। चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान तक माल पहुंचाने के लिए यह नया रूट बनाया जा रहा है, जो सामरिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है।
धरती पर एक नया संकट आने वाला है। अंतरिक्ष से धरती की ओर आग का गोला तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा है। सूर्य के वातावरण में विस्फोटों की वजह से बना सोलर स्टॉर्म धरती की ओर रेडिएशन का खतरा लेकर आ रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक सूर्य से निकल रही 2 बड़ी सोलर फ्लेयर्स को रिकॉर्ड किया गया है और उनकी धधकती ज्वालाओं से सोलर स्टॉर्म बना है जो आज धरती के चुंबकीय इलाकों से टकरा सकता है। इस खगोलीय घटना के कई बुरे नतीजे भी हो सकते हैं। वैज्ञानिकों की नजर इस पर बनी हुई है। और दुनिया में क्या कुछ हलचल है, वर्ल्ड व्यू। ट्रंप प्रशासन में बड़ा फेरबदल। विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन की छुट्टी, सीआईए प्रमुख माइक पेम्पोए लेंगे उनकी जगह। वहीं जीना हास्मिल अमेरिका की पहली महिला सीआईए प्रमुख होंगी। अमेरिका के बॉस्टन और मैसेच्यूसेट्स में भारी बर्फबारी, कई इलाकों में 20 इंच से भी मोटी बर्फ की चादर बिछी। सैकड़ों फ्लाइट रद्द, स्कूलों को भी करना पड़ा बंद। चीन के गोझो में मौसम का कहर, गोंगयांग में तेज हवा और बारिश के साथ पड़े ओले, लोगों को किया परेशान, पारा गिरने से पड़ी ठंड। सीरिया से लोगों को निकालने का काम जारी। पूर्वी घाटी के विद्रोही इलाकों से कुल 146 नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। ताजा बमबारी में हुई कई लोगों की मौत। दक्षिण कोरिया में शीतकालीन ओलंपिक के बाद पैरालंपिक खेलों का आयोजन। स्कीइंग, आइस हॉकी में दम दिखा रहे हैं दुनिया भर के दिव्यांग खिलाड़ी। दुनिया की खबरें हमने देखी। पहले पर्दे पर हॉलीवुड बॉलीवुड की दुनिया में क्या कुछ हलचल है, सिनेमा व्यू। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान आज 53 साल के हो गए। आमिर ने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के सेट पर शूटिंग स्टाफ के साथ केक काटा। अमिताभ ने आमिर को गले लगाकर बर्थडे की शुभकामनाएं दी। जाने माने एक्टर नरेंद्र झा का आज निधन हो गया। सुबह 5 बजे अपने फार्म हाउस पर नरेंद्र झा ने अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। 55 साल के नरेंद्र हैदर, रईस, काबिल, घायल, वंस अगेन जैसी कई फिल्मों में अहम किरदारों में नजर आ चुके हैं। जोधा अकबर जैसी ऐतिहासिक फिल्म बना चुके डायरेक्टर आशुतोष गोवेटकर अब बड़े पर्दे पर पानीपत का युद्ध कराने की तैयारी में है। इस फिल्म का आज पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया। पानीपत में संजय दत्त, अर्जुन कपूर और कृति सेनन मुख्य किरदार में नजर आएंगे। कंगना रनौत अपनी अपकमिंग फिल्म मेंटल है क्या की वजह से चर्चा में है। अनोखे, बोल्ड और क्रेजी लुक से वो हर किसी को सरप्राइज कर रही हैं। हालांकि इस फिल्म के निर्माताओं की पहली पसंद करीना कपूर थी, लेकिन उनके इनकार के बाद कंगना ने ये रोल किया।